पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि फलन जो है बच्चों आर से आर में जा रहा है और जी जो फलन है वो भी आर से आर में जा रहा है, ठीक है, और फंक्शन एक्स आपको ये दे रखा है और जी एक्स आपको ये दे रखा है, तो आपको जी ऑपरेशन एफ जिसे हम सिंपल भाषा में गॉफ बोलते हैं वो निकालना है। तो चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब है जी बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स जो दे रखा है उसकी जगह पर हम रख देते हैं मान, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स बट्टे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी फंक्शन है एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको एक्स बाई टू रखना है। यहाँ एक्स दिख रहा है ना, आपको एक्स की जगह पर एक्स बाई टू रख देना है। टू एक्स की जगह पर हमें रख देना है एक्स बाई टू, टू से टू कटा, आंसर आ जाएगा एक्स। तो जो आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि एक्स का मान जीरो से बड़ा है और टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा मान इसका सही होगा। बेसिकली अगर मैं बताऊं, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स जो होता है बेटा, वो आपका सूत्र होता है कॉट इनवर्स एक्स की। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। वैसे इसको सिद्ध करके मैं अगर बताऊं तो हम कर सकते हैं, कैसे देखो बेटा, प्रूफ करके अगर मैं बताऊं, ठीक है। हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स है ना, तो ये रहने दो फिलहाल, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला बेस्ड है तो सीधा फार्मूला याद रखो। सेकंड पे थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, ठीक है। आपके पास एक वृत्त है बेटा, ठीक है, तो त्रिज्या के सापेक्ष मान लेते हैं, त्रिज्या हमारी आर है ना, आर के सापेक्ष भी बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसका जो परिवर्तन निकालना है आर के सापेक्ष, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में हमें अवकलज कर देना है। पाई आर का अवकलज क्या हो जाएगा, टू आर। तो आर बराबर क्या रखना है, 6 सेंटीमीटर रखना है। तो पाई आर की जगह पर रख दिया 6, 6 दूनी 12 पाई, ठीक है, आंसर आ जाएगा 12 पाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला है, अगर ये आपके पास कोई ये वर्ग आव्यूह है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो वर्ग आव्यूह कब होता है, जब एम और एन है ना, रो और कॉलम दोनों बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये जो हमें अवकल समीकरण दे रखा है इसकी कोटि कितनी होगी। एक तो होता है कोटि, ठीक है, ऑर्डर, और एक होता है घात यानी कि डिग, ठीक है, ऑर्डर और एक होती है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, घात, ऑर्डर होता है कोटि, कि कितनी बार अधिकतम अवकलज किया गया है। तो अधिकतम अवकलज कितनी बार किया गया है बेटा, 2 बार, है ना। तो कोटि हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जहाँ कोटि आप देखते हो वो 1। अगर आपसे डिग्री पूछता, घात पूछता, तो आप कितने लिखते, 1 लिखते। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे ये जो समतल है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा, मूल बिंदु का मतलब है 0,0,0, ठीक है। तो दूरी निकालना है, क्योंकि ये MCQ वाला पार्ट है, तो x के जगह पर 0 रखोगे, y के जगह पर 0 रखोगे, ये हट जाता है। तो यहाँ अचर क्या है, माइनस के 6, तो वो ऊपर आ जाएगा। और जो भी इसके गुणज है यहाँ पर 2, 3, 4, वो बट्टे में आ जाते हैं। 2 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 4 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 बट्टे रूट 29। लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो लिखेंगे इसको प्लस में, ठीक है। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स के बराबर है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, वाई प्लस साइन वाई दे रखा है और इधर है कॉस एक्स, ठीक है। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो कई बच्चे वाई को कांस्टेंट मानने लगते, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ टी के साथ वाई है, तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट कभी नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। तो वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, है ना। साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और पहले साइन का हुआ, अब वाई का होगा, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। और कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है बच्चों, माइनस के साइन एक्स, ओके।
यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स उभयनिष्ठ है, निकाल दिया, ये 1 और ये हो गया cos फाई। हमें क्या नहीं करना, डी वाई बट्टा डी एक्स, इधर ये चीज़ गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, और ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था 1 नंबर के लिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। हमेशा इंटीग्रेशन जब वाले क्वेश्चन को आई मान लो, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये किस फॉर्मूले में है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ ए की जगह पे 1 है और एक्स की जगह पर एक्स है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ओनली साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स ए की जगह पे 1 है तो यही रखोगे, और लिमिट है 0 से 1। तो एक बार हमें क्या करना, अपर लिमिट रखना है, और एक बार एक्स की जगह पर हमें लोअर लिमिट रखना है। किस एंगल पे 1 का मान होता है, 90 पे, यानी कि π/2। किस एंगल पे साइन का मान 0 होता है, 0 पर। तो आंसर आ जाएगा π/2 इस इंटीग्रेशन का, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। 1 नंबर में अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और ठीक है बी वेक्टर छुप गया, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। ये ए है तो बी वेक्टर पता है क्या है, कुछ भी एक मान के दिखा देता हूँ। जैसे कि बी वेक्टर 3i माइनस के 6j प्लस के 2k, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालना है, सपोज करो ए डॉट बी। तो ये हमारा क्या है बेटा, ए है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, बी हमारा है 3i माइनस के 6j प्लस के 2k, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट में आई का कोफिशिएंट आई के साथ गुणा होता है, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ठीक है। 2 3 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18 माइनस के 18, तो ए डॉट बी आ गया 0, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 3 6 6 3 18, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी तो हमें मिल गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष की दिक कोसाई ज्ञात करनी है। एक्स अक्ष की दिक कोसाई क्या होंगी वो आपको बतानी है। सो देखो बेटा, एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, जो वाई निर्देशांक होता है 0 होता है, और जेड निर्देशांक पे क्या होता है, 0 होता है। ये तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। कक्षा 10 वाला मेथड मत लगा देना बेटा, आपको जो मेथड लगाना है वो प्रॉपर कौन सा मेथड लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र क्या होता है, 1/2 सारणिक के अंदर क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना। ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान रख दीजिए 1/2, x1 का मान, y1 का मान, ठीक है ना, x2 का मान, y2 का मान, और फिर यहाँ पर है 10 8 ये 1। अब इसको आप प्रसारित कर दीजिए, प्रसार कर देना है। सो 2 r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 यहाँ पर है, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, प्लस के बाद माइनस लग जाता है 7 है, 1 एकम 1, 1 दशम 10, ठीक है ना, प्लस माइनस फिर प्लस 1 आ जाएगा, छुपाएंगे 1 अट्ठे 8 और 10 एकम 10। बेसिक चीज़ें ये तो पता ही होगी आपको। यहाँ से माइनस के साथ 7 दूनी 14, माइनस के यहाँ से बचेगा माइनस के 9, 9 सत्ते 63, और यहाँ से आ गया माइनस के 2, ठीक है। तो 16 है, 63 में से आपको घटा देना है माइनस के 16, ठीक है। तो कितना बचेगा पॉजिटिव के 47/2, यहाँ लिख दोगे वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, ये x बराबर है, ये y बराबर है, dy बटा dx निकालना है। हमारा जो पैरामीटर है वो थीटा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है, गिवन क्या है, हमें x दे रखा है a cos थीटा, थीटा हमारा पैरामीटर है,
और वाई हमारा क्या है बेटा, बी साइन थीटा है। ठीक है, तो हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, जो कि हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा और नीचे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ लिख दो आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर लिख दोगे थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का अवकलज क्या हो जाता है, माइनस के साइन थीटा। यहाँ पर उसी तरीके से डी वाई बट्टे डी थीटा, बी बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा, ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो यह है बी कॉस थीटा और यहाँ पर है माइनस के ए साइन थीटा, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए कॉट थीटा। ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए जबकि एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, मान लेता हूँ कि ये वाई के बराबर है। ठीक है, आप देख रहे हैं वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल है तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। ले लिया लॉग, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई। ठीक, आप ये सूत्र जानते होंगे, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। ठीक है, तो ये जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, इस तरफ है बेटा लॉग वाई, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, ये लॉग एक्स कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ जाएगी, जो पावर में होता है वो सामने आता है, 2 सामने आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया, अब हमने ये हमें सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ अवकलज कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, 1 बट्टे वाई और वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स का अवकलज क्या होगा, 1 बट्टे एक्स। इधर आगे हल करो, डी वाई बट्टे डी एक्स, जो बट्टे का वाई इधर गुणे में आ जाएगा और यहाँ है 2 अपॉन एक्स। ठीक है, 2 वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू रख दो, वाई का मान क्या है बेटा, एक्स लॉग एक्स बट्टे में एक्स। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये क्वेश्चन शानदार और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फंक्शन है वो एक निरंतर ह्रासमान फलन हो। ठीक है, 2 नंबर में दिया है, आई थिंक बड़े नंबर में आएगा और भी 3 नंबर 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसे हम लिखते हैं दिया है, फंक्शन जो भी है वो लिख लेते हैं एफ एक्स। ये दे रखा है 2x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 7, ये हमारे पास फलन है। ठीक है, ये पहला वाला फंक्शन पॉजिटिव का है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह था। अब हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। अवकलज करेंगे 2 3 6x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6x और माइनस के 36, तो देखो 6 ओपनिस्ट है यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको मैंने। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिया। सो अगर इसका मैं गुणनखंड करूँ, गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, इसके 2 गुणनखंड ऐसे आ जाएंगे, x + 2 x - 3। ठीक है, ये गुणनखंड आ जाएंगे। गुणनखंड करना कक्षा 10 से आप सीख रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं बेटा, एक बार जो अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो रखो 6x + 2 x - 3, ये 0 के बराबर रखेंगे, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसके ये मुझे x का मान क्या देगा, -2 देगा और ये मुझे x का मान देगा 3। ठीक है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ,
एक्स की वैल्यू मुझे मिली है -के 2 और एक एक्स की वैल्यू मुझे है 3। इस तरफ प्लस के इन्फिनिटी, इधर इसकी तरफ माइनस के इन्फिनिटी। तो इंटरवल मेरे पास 3 बन रहे हैं, एक -इन्फिनिटी से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से पॉजिटिव के इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब जिस इंटरवल में एफ डैश का मान पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा तो निरंतर वर्धमान होगा, और नेगेटिव आएगा तो उस इंटरवल पे वो ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको चेक करता हूँ। देखो बेटा, एक्स के जगह पर ये डायरेक्ट मान नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल्स में होते हैं ये मान नहीं, इनके बीच के बड़े से बड़े मान सोच के रखना। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं अगर एक्स के जगह पर इस इंटरवल पे ना, हाँ बात बनेगी, सी पे चेक, बी वाला इंटरवल लेना, बाकी पे नहीं बनेगी। इन बी इंटरवल जो है -2,3 पर। ठीक है, इनमें से एक अज्यूम कर लो बड़े से बड़ा मान, जैसे कि 2.5 सोच लो एक्स का मान पॉजिटिव में है ना, वो आपको यहाँ रखना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये एक्स क्या है, 6 क्या है बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्स के जगह पे तुम 2.5 रखोगे और ये प्लस का 2 है, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। और 2.5 में से आप जब 3 माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, <0, यानी कि इस इंटरवल पर ही ये जो फलन है वो क्या होगा बेटा, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स लॉग एक्स का समाकलन करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन को पहले आई मानो, एक्स लॉग एक्स। इसमें आईलेट का नियम लगता है, आईलेट। ठीक है बेटा, आई का मतलब इंटीजर, या तो इंटीजर लेना है या फिर कोई इन्वर्स वाला फंक्शन लेना है। सेकंड नंबर पे आपका लॉग आता है, फिर आपका एल्जेब्रिक नंबर आते हैं, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर आता है, और लास्ट में एक्सपोनेंशियल नंबर्स आते हैं। उस ऑर्डर में देखोगे तो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, लॉग को उसके बाद आता है, लॉग को फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक्स को सेकंड। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन में आ जाओ। सूत्र पता होगा, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी, फिर ब्रैकेट लगा के dy/dx, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, एक्स है, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। ठीक है, लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और सॉरी अवकलज क्या होगा, 1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। एक एक्स कम हो जाएगा तो ये है लॉग एक्स, x²/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, इंटीग्रेशन खत्म, से ही जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x²/2 लॉग x, और ये हो गया x²/4 प्लस c। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन जो हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, क्या है बेटा, हमसे क्या बोला जा रहा है, इसको हल कीजिए। तो हम लिखेंगे दिया है, गिवन करके लिखते हैं। क्या दिया है बेटा, dy/dx बराबर है e⁻x+y। सो देखो बच्चों, e⁻x+y को मैं लिख सकता हूँ e⁻x गुणा e⁻y लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ती हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल करूँगा, y वाला एक तरफ गुणे में और dx वाला एक तरफ, फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ समाकलन कर दूंगा, समाकलन कर दिया। सो देखो e⁻y ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये तो है ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, e⁻−y का इंटीग्रेशन e⁻−y, y का जो गुणज है वो -1 में आ गया। इधर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, c जोड़ दो। ठीक है, ये e⁻−y उधर जाके क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस वाले तरह के प्लस हो गया, e⁻−y, और यहाँ c है बराबर 0, कुछ नहीं उस तरफ तो 0 कर दो। ये आपको आपका आंसर मिल गया।
ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म तो सी जोड़ दिया, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है, सी किधर भी जोड़ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ओके बच्चों, अगले प्रश्न में आ जाओ। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी हैं, या फिर ये है बी है तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। इन दोनों क्वेश्चन का सेंस एक ही है, इसीलिए अथवा अगर में डाल दिया गया है, क्योंकि अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज सपोज कर लो, ये आपका ए वेक्टर दे रखा है, संलग्न भुजा है, जैसे कि ये और ये ए वेक्टर क्या दे रखा है, आई माइनस के 2j प्लस के 2k, और बी आपको दे रखा है 2i माइनस के 6j प्लस 3k। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालो, यहाँ लिखेंगे हम आई जे के, गुणज क्या है, एक, पहले वाले का एक, फिर माइनस के 2, फिर 2, यहाँ से 1 माइनस 2 2, फिर क्या है 2 6 3, ठीक है, 2 माइनस के 6 3, तो आई लिखेंगे। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, इसके एक माइनस, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 2 3 6 माइनस 6 दूनी 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस के बाद माइनस, फिर क्या होगा बेटा, जे को छुपाया, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 माइनस, प्लस माइनस फिर प्लस लग जाता है। अब क्या होगा, इसको छुपाना है, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस की गुणा इसके साथ, 1 छक्का 6, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 6i, और ये आ जाएगा माइनस के आई माइनस माइनस प्लस के जे और 10 की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक। तो क्या होता है, जो भी गुणज होता है उसका वर्ग कर दो, 6 का वर्ग, जे का गुण 1 है तो 1 का वर्ग 10, और के है कि गुणज है 10, 10 का वर्ग, 6 का वर्ग बच्चों 36, 100, तो यह आ जाएगा √137 आंसर। ठीक है, तो मुझे इस वाले का कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, कह रहे बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। देखो बेटा, दो बिंदु अगर हैं, जैसे कि इसके निर्देशांक है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, आप जानते हो दो बिंदुओं से गुजरने वाली, सब कुछ पढ़ा रखा, सब एनसीईआरटी से ही आता है बेटा, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने पूरी पढ़ा रखी है। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और वीडियो लिस्ट को। ठीक है, सूत्र क्या होता है, x माइनस के x1 बट्टे में x2 माइनस के x1, फिर y माइनस के y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, फिर आता है z2 माइनस के z1। ठीक है, x1 कितना है 3, x2 3, x1 है 3, y1 माइनस के 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आ जाओ z माइनस z1 है माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z2 है 6, z1 है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया x माइनस 3 बट्टे में 0, y प्लस 2 बट्टे में 0, z प्लस 5 अपॉन 11। ठीक है, तो ये आपको आपका कार्तीय समीकरण मिल जाएगा, यहीं छोड़ दो। ठीक है, मेन हमारे लिए क्या था बेटा, सूत्र था, ये दो बिंदु से गुजरे, सूत्र पता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, दो समतल, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का कोण निकालना है। जो समतल दे रखा है ना, समतल किस रूप में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा होगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, ये होता है सूत्र। और इसका जो, अगर मान लेते हैं कि दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे में क्या होता है,
A1 का वर्ग, B1 का वर्ग, C1 का वर्ग इनटू में A2 का वर्ग, B2 का वर्ग, C2 का वर्ग। ठीक है, सो आपको दिख ही रहा है बेटा, ये आपका A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, सारे मान उठाकर रख दो यहाँ पर। ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा क्या, चूँकि A1 है 3, B1 है -6 और C1 है 2, A2 है 2, B2 है 2, C2 है -2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मान रखते हैं। तो A1 A2, ठीक है, 3 गुणा 2 प्लस -6 गुणा 2 फिर 2 गुणा -2। ठीक, फिर देखो बट्टे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र फटाफट सूत्र में मान रख दे रहा हूँ मैं। फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। यहाँ से हल करो 9 प्लस 36 प्लस 4, ये 4 4 4। ठीक है, आगे हल करेंगे 16 में से 6 घटाएंगे -10 और नीचे आ जाएगा 49 और ये जगह 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 ये आ गया। तो ऊपर तो है बेटा -10, नीचे है 7 का 49 का वर्गमूल 7 और 12 का वर्गमूल 4 3 2√3 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 5 10। ठीक है, सोच मॉडुलस के अंदर होता है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा बराबर यहाँ कॉस इनवर्स 5/7√3 यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन ऑलरेडी करा रखा था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने उस दिन ऑलरेडी करा रखा था, तो चलो दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, जो समुच्चय में दे रखा है वो z दे रखा है। ए और बी में कुछ ऐसा संबंध है ना कि अगर आप ए से बी घटाते हो तो एक पूर्णांक मिलता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण कीजिए। क्या ये एक तुल्यता संबंध है, ये आपको जांच करनी है। तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा, जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो, जो संक्रामक हो, तीनों चीज़ होगा तभी जाके होगा। ठीक है, और कोई चीज़ अगर प्रूफ करनी है ना तो उसको शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से। नंबर 1 स्वतुल्य चेक करेंगे तो मान लेते हैं कि माना ए एक पूर्णांक है, z से मैंने लिया। ठीक है, अतः ए का संबंध ए में है, ए रिलेट टू ए। ठीक है, अगर ए का संबंध ए से है तो क्या होगा, इस संबंध को संतुष्ट करना चाहिए। तो ए में से ए घटाऊँ, ए की जगह ए और बी की जगह ए है, खुद का संबंध खुद से होता है स्वतुल्य में, तो ए से घटाएंगे 0। क्या 0 पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है, z 0 तक पूर्णांक है। अतः ए कॉमा ए आर है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z, ऐसे लिखना है। अतः ये स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब हम चेक क्या करेंगे बच्चों, सम्मित। अगर ए का संबंध बी में है तो बी का संबंध हमें ए में दिखाना है। मैं मान लेता हूँ, माना ए और बी z से मैंने लिए, ए और बी मैंने कहाँ से लिए, z से लिए। और ये बोलना माना कि ए का संबंध बी में है, यानी कि अगर ए बी अगर आर में है तो क्या होगा कि a माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस ओबनिश ले लिया, बी पॉजिटिव को ए नेगेटिव को। अगर मैं बताऊँ 2 अगर पूर्णांक है बेटा तो -2 पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो मैंने माइनस ओबनिश ले लिया, अगर इसको तुम हल करोगे तो तुम्हें फिर से यही मिल जाएगा। मैंने माइनस ओबनिश ले लिया तो ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। देखो बेटा, अगर ए बी आर पे संबंध था तो ए माइनस बी पूर्णांक था, तो ये अगर पूर्णांक है बी माइनस ए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बी का संबंध ए से होगा, और हर एक ए और बी जो हैं वो जेड से आ रहे होंगे। अतः यह सम्मित है। ठीक है, सम्मित हो गया। अब आपको क्या चेक करना है बेटा, संक्रामक। हर साल आने वाला प्रश्न ही है, हर साल
इजी सा क्वेश्चन। संक्रामक में क्या देखते हैं कि अगर ए का संबंध बी में है, बी का संबंध सी में है, तो हमें ए का सी के साथ संबंध दिखाना होता है। ये लॉजिक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना ए बी सी, हम कहाँ से ले रहे हैं, जेड से ले रहे हैं। मैंने पहले क्या माना ए का संबंध बी से है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक होगा प्रश्नानुसार। और मैं मान रहा हूँ समीकरण 1 मान लेता हूँ, माना बी का संबंध सी से है, तो क्या होगा, बी माइनस सी बी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा प्रश्नानुसार, है ना। ये चीज़ संतुष्ट करेगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूँगा, तो यहाँ ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी माइनस सी। पूर्णांक है, बाहर बनिष्ठ आ जाएगा, पूर्णांक है। माइनस का बी प्लस का सी कटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस सी पूर्णांक है। अगर ए माइनस सी पूर्णांक है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध सी से है। ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था। तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक तीनों है, इसलिए से यह एक क्या है बेटा, तुल्यता संबंध है। इसलिए यह क्या है, एक तुल्यता संबंध। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करके आंसर बताना है। ठीक है, एक्स का मान बताना है एक्चुअली। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टार्ट करते हैं। दिया है कैसे, जो समीकरण दे रखे हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, और इधर 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स को जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बट्टे का 2 है, इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स, और ये चीज़ है। ठीक है, और इधर बचा tan इनवर्स एक्स। ओके बेटा, ये सूत्र बना है किसका, 2 tan इनवर्स थीटा का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये सूत्र में रख देंगे हम। tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बट्टे में एक के बट्टे में ये चीज़ थीटा का स्क्वायर, और इधर है tan इनवर्स एक्स। तुलना करेंगे, tan इनवर्स हट जाएगा। इसको थोड़ा हल कीजिए, ये आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसको लॉस ऊपर ले लोगे 1 प्लस एक्स। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग माइनस 1 माइनस एक्स का वर्ग, इधर है सिर्फ एक्स। ठीक है, आगे हल करते हैं। सो देखो ऊपर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बेटा हल करते हैं। सो इसकी गुणा इसके साथ होती है, पहले हल कर लेते हैं ना, उसके बाद देखी जाएगी ये चीज़ें। तो इसको खोलेंगे, 1 का वर्ग बी का वर्ग प्लस के 2ab। ठीक है, फिर माइनस a का वर्ग बी का वर्ग 2ab। नेगेटिव से हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया है। नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स का वर्ग, इधर है x। तो बच्चों आपको पता ही है, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट्टे में क्या है, देखो प्लस का 1 माइनस के कटा का एक्स स्क्वायर, 2x 4x हो गया, और गुणे में है 1 प्लस एक्स। इससे घात हटी, गुणा करेंगे ऊपर, तो इधर बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे बचा सिर्फ 4x, इधर है x, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस के 2x स्क्वायर, और ये हो गया 4x स्क्वायर। तिरछे गुणा कर दिया है ना, 2x स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये आ जाएगा x का मान। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाए, a का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करके x का मान बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप डायरेक्ट वैसे तो कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हो।
अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं तो डायरेक्ट प्रसार करके भी हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश करो कि कहीं 1 बन जाए कहीं 0 बन जाए, तो 1 और 0 बनाने की ज़्यादा चेष्टा किया करो। ठीक है, तो मैं बायां पक्ष ले लोगे, बायां पक्ष ये है पूरा आपका, ये 0 के बराबर है, तो मैं कुछ ऑपरेशंस लगाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, C1 को परिवर्तित कर रहा हूँ कॉलम को C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। ठीक है, तो C1 में ये बाकी तो जोड़ दे रहा हूँ, x x x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस a, फिर ये भी हो जाएगा 3x प्लस a, ये भी हो जाएगा 3x प्लस a। बाकी मैंने चेंज किया ही नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो, पहले वाले कॉलम में से 3x प्लस a उभयनिष्ठ है, तो 3x प्लस a को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 1 1 1। ठीक है, यहाँ बचा x x प्लस a x। ठीक है, और भी हम थोड़ा कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। देखो ये 0 बन जाएगा जब इसमें से इसको घटाओगे, है ना। R2 को बदल दो, R2 में से R1 घटा के, R3 को बदल दो, R3 में से R1 घटा के, तो मैं फिर से वही चेक करूँ। डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में कॉलम का और रो का एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन बच्चे कई ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करें, तो डिटर्मिनेंट में सारणिक में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन एक साथ चल सकते हैं। तो मैं R2 को परिवर्तित कर रहा हूँ, R2 में से R1 को घटाकर, R3 को भी परिवर्तित कर रहा हूँ, R3 में से R1 घटाकर। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है बाकी आगे की तुलना में। बाहर ऑलरेडी है 3x प्लस a, R1 को मैंने नहीं बदला है तो उसको वैसे का वैसे रखो, और एक में से घटाओगे 0, x प्लस a में से x घटाओगे तो सिर्फ a बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ a बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ हमारा 0 है, वो हम लेके चलना पड़ेगा हमें, हमारा इस तरफ क्या है बेटा 0 है। अब इधर देखो बेटा, कॉलम 1 में ना 2 0 साथ में आ गए, तो C1 के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार कर दो। ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, ये कॉलम 1 के सापेक्ष, इससे ये कटेगा, इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ रख देंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो बाहर ऑलरेडी 3x प्लस a है। ठीक है, और इसका गुणज क्या है 1, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसके गुणा इसके साथ, a स्क्वायर माइनस के 0। ठीक हो गया। सो देखो बेटा, तो यहाँ से कुल मिला के बचा 3x प्लस a गुणा a स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान पहले ही बोला 0 नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान 0 होगा क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है, अर्थात हमें 3x प्लस a को रखना होगा 0 के बराबर, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 1/3। ये हमें हमारा आंसर मिलेगा, x का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए, हमसे क्या बोला जा रहा है, a और b के बीच वह संबंध ज्ञात कीजिए जो ताकि x बराबर 3 पर ये जो फलन है वो सतत है। ठीक है, बस संबंध ज्ञात करना है, शानदार क्वेश्चन है। देखो x, चूँकि x बराबर 3 पर फंक्शन x सतत है, ये बोल दिया क्वेश्चन में। सतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों चीज़ आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो, तब सतत होता है। इसी का ही प्रयोग करना है हमें। तो आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL सूत्र क्या होगा, लिमिट। ठीक है, डायरेक्ट लगाएं या पूरा लिखते हैं, चलो लिमिट s टेंस टू 0, 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, 3 से कम के लिए फंक्शन कौन सा बेटा, ये वाला 3 से कम, ये लेना पड़ेगा। x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें, 3 माइनस h। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन हमारा क्या है, ax प्लस 1, तो a x की जगह पर रखना 3 माइनस के h प्लस के 1, और h की जगह पे रखना है 0, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, समीकरण नंबर 1। अब R निकालेंगे हम RHL, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस h हो जाएगा, 3 से अधिक के लिए ये, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या रखना, 3 प्लस h प्लस 3। ठीक है,
तो x की जगह पे h की जगह पे 0 रख दोगे, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3b+3। ठीक है, तो a और b में संबंध निकालना है, बस यही दो ले लो, बात बन जाएगी, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ले भी लो तो अगर मैं आपको सर इसका क्यों नहीं ले रहे, तो बराबर 3 के लिए तो ये बराबर का चिन्ह है, तो ये वाला फलन लेना है। क्या करना है बेटा, x की जगह पर 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3a+1। तीनों समीकरण बराबर है आपस में, तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी आपस में, यानी कि 3a+1 किसके बराबर है, 3b+3 के। 3b प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, प्लस का और इधर के माइनस का हो जाएगा, 3a माइनस का 3b बराबर 2। तो ये हमें मिल जाएगा संबंध a और b में। ठीक है, जो संबंध आपसे पूछा था यही आपका आंसर है, हमसे संबंध ही पूछा गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते, कह रहे रोले का प्रमेय लिखिए, अंतराल में फलन के लिए इसे सत्यापित कीजिए। ठीक है, रोले का प्रमेय आपसे पूछ रहा है, तो रोले का प्रमेय क्या होता है क्या नहीं होता वो सब कुछ मैंने बता रखा है। फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है, सतत होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। अब प्रश्नावली 5.8 पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर सब कुछ मैंने बता रखा है, नहीं जानते तो एक बार देख लेना। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट तो आप लिख ही लोगे। फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, x² + 2x - 8। ये इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये एक कैसा फंक्शन है, बहुपदी फलन है। ठीक है ना, एक बहुपदी फलन है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत और अवकलनीय होता है, सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। तो स्टेटमेंट पे आ जाएगा, देखेंगे चूंकि दिया गया फलन बहुपदी फलन है, वह हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत व अवकलनीय होता है। ठीक है, रोले के प्रमेय के लिए बात हो रही है, तो उसी के लिए करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, एक बार हमें ये भी देखना होता है कि एफ ए और एफ बी बराबर हो। तो ए के स्थान पर -4 है, बी के स्थान पर 2 है। अब हमें निकालना है एफ ए यानी कि f-4, ये फलन है, यहाँ रखिए, तो बराबर होगा तभी आगे बात बनेगी, है ना। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ये स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि एफ ए और एफ बी बराबर हो। तो एक्स की जगह पे -4 रखो, तो 16 - 8 तो 16 - 16 एफ ए आ गया 0। अब आपको निकालना एफ बी, नहीं क्या रखना है, 2 रखना है एक्स की जगह पर, रखो 2 एक्स की जगह पर, 2 का वर्ग 4 और 4 8, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, चूंकि एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है, ये भी हो गया। 2 स्टेटमेंट हो गए। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ, जगह नहीं बच रही बेटा, तो हमें क्या करना है, चलो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं ना, यहाँ करते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है, जो फलन होता है उसको एक बार अवकलज करना होता है। x² + 2x - 8 है, एक बार क्या करना है, अवकलज करना है, तो 2x + 2 हो गया। अब इसको क्या करना होता है, f' को 0 के बराबर रखना होता है। तो 2x + 2 को हम रखेंगे 0, तो प्लस का 2 इधर माइनस का हो जाएगा, 2 1 कम 2, माइनस का 1 आया, जो मान आया है ना -1, क्या -1 इन दोनों के बीच में है, होता है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं होने चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होता है यार -1। ठीक है, x बराबर जो -1 है वो इस इंटरवल के बीच में होता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को हाँ कर रहा है, सतत है, बहु अवकलनीय है, सही बात है, एफ ए बराबर एफ बी था, ये भी है, और जो हल करने पे जो मान आया वो भी इस इंटरवल के बीच में, सभी कथन को ये हाँ कर रहा है, यानी कि ये जो फलन है बेटा वो रोले के प्रमेय को क्या करता है बच्चों, संतुष्ट करता है।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो अभी भी इतने सारे क्वेश्चन हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम डिटेल में करेंगे, और ये सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। बाकी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। मेन वही है बेटा, एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कीजिए।